सुप्रभात बच्चों। बेटा हमारा आज का विषय है अपठित गद्यांश। आपने पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको पठित पद्यांश करवाया था, यानी कि ऐसी कविता जो हमने पढ़ी हुई है और उसमें से कॉम्प्रिहेंशन। आज हम कर रहे हैं अपठित गद्यांश। अपठित का अर्थ है जो पहले नहीं पढ़ा हो, गद्यांश यानी गद्य का हिस्सा। अनसीन कॉम्प्रिहेंशन। बेटा अनसीन कॉम्प्रिहेंशन जो है अपठित गद्यांश, ये आपको क्यों पेपर में डाला जाता है? ताकि आप लोगों की पठन क्षमता और समझ क्षमता का मूल्यांकन किया जा सके, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आप उस भाषा को कितने अच्छे से पढ़ पाते हैं और कितने अच्छे से उसको समझ पाते हैं। अपठित गद्यांश करने के लिए कुछ एक बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि सबसे पहले आपको गद्यांश पढ़ना चाहिए। ध्यान से एक बार दो बार गद्यांश को पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए, फिर उसके प्रश्नों को पढ़ना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम उसके प्रश्नों को पढ़ते हैं तो हमें सीधा सीधा उसमें से उत्तर मिल जाता है। उसे साथ ही आपको पेंसिल के साथ मार्क कर लेना चाहिए। उसके बाद बहुत बार ऐसा होता है कि प्रश्न हम पढ़ते हैं, हमें प्रश्न समझ में नहीं आता, या हमें लगता है कि इसका उत्तर तो गद्यांश में कहीं दिया ही नहीं हुआ। उसके लिए हमें गद्यांश को दोबारा फिर से पढ़ना चाहिए। उस पर्टिकुलर प्रश्न को ध्यान में रखकर आपको दूसरी बार जो आप दूसरी तीसरी बार जो पढ़ने जा रहे हैं, उस प्रश्न को ध्यान में रखकर आप गद्यांश को पढ़ना चाहिए। बेटा आपकी ग्रामर बुक में पृष्ठ 196 है, उसे खोलिए। इसमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है, गद्यांश दिया है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। उसके आधार पर हम देखते हैं कि कैसे इसको हल करना चाहिए। पृष्ठ 196 मैं पढ़ने जा रही हूँ, मेरे साथ साथ पढ़िए और उसको देखिए कि कैसे हल किया जाएगा। साहित्य और समाज एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं। जैसा समाज होगा वैसा ही उसका चित्रण साहित्य में होता है। समाज का विकास साहित्य में दृष्टिगोचर होता है और साहित्य का विकास समाज में दिखाई देता है। साहित्य में जीवन के विविध पक्षों को व्यवहारिक रूप में दर्शाया जाता है। ज्ञान का संचित कोश साहित्य ही होता है। इसी कारण साहित्य मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अपने मूल रूप से मानव जिन विचारों और भावों को परंपरा से संचित करता आया है, वे ही भाषा में लिपिबद्ध होकर साहित्य के रूप में संचित होते हैं। साहित्यिक मस्तिष्क का पोषण करता है और उसे क्रियाशील बनाता है। जो समाज जितना समृद्ध एवं विकसित होगा, उसका साहित्य उतना ही समृद्ध एवं विकसित होगा। अब इसके प्रश्न एक बार पढ़ते हैं। साहित्य किसका प्रतिबिंब होता है? साहित्य को किसका कोश कहा जाता है? साहित्य में किसे संचित किया जाता है? किसका साहित्य समृद्ध और विकसित होगा? हम इसके पहले 4 प्रश्न लेंगे। अब देखो, पहला प्रश्न है साहित्य किसका प्रतिबिंब होता है? गद्य की ओर दोबारा चलते हैं। साहित्य और समाज एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं। इसकी पहली ही लाइन में हमें इसका उत्तर मिल रहा है, लेकिन देखो उत्तर जो है वो हम इसको एज इट इज नहीं लिखेंगे, हम प्रश्न के अनुसार इसका उत्तर लिखेंगे। साहित्य किसका प्रतिबिंब होता है? आपका उत्तर होना चाहिए साहित्य समाज का प्रतिबिंब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साहित्य को किसका कोश कहा जाता है? अब हम एक बार फिर से अगली लाइन से इसको पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा समाज होगा वैसा ही उसका चित्रण साहित्य में होता है। समाज का विकास साहित्य में दृष्टिगोचर होता है और साहित्य का विकास समाज में दिखाई देता है। साहित्य में जीवन के विविध पक्षों को व्यवहारिक रूप से दर्शाया जाता है। ज्ञान का संचित कोश साहित्य ही होता है। अब देखिए, आपसे प्रश्न पूछा है साहित्य को किसका कोश कहा जाता है, तो आप क्या लिखेंगे? ज्ञान का संचित कोश साहित्य होता है, ये इसका उत्तर है। साहित्य में किसे संचित किया जाता है? अब हम आगे पैरा पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि हमें पीछे इसका उत्तर कहीं दिखाई नहीं दिया, तो इसका मतलब इसका उत्तर आगे होगा। आगे पढ़ते हैं। साहित्य मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अपने मूल रूप से मानव जिन विचारों और भावों को
परंपरा से संचित करता आया है वे ही भाषा में लिपिबद्ध होकर साहित्य के रूप में संचित होते हैं। अब प्रश्न है साहित्य में किसे संचित किया जाता है, तो आप लिखेंगे, पिछली वाली लाइन से लिखना शुरू करेंगे। मूल रूप से मानव जिन विचारों और भावों को परंपरा से संचित करता आया है वे ही भाषा में लिपिबद्ध होकर साहित्य के रूप में संचित होते हैं। अगला प्रश्न है किसका साहित्य समृद्ध और विकसित होगा। इसका उत्तर देखिए लास्ट लाइन में, जो समाज जितना समृद्ध एवं विकसित होगा उसका साहित्य उतना ही समृद्ध एवं विकसित होगा। बेटा आपने देखा जो पीछे के 3 प्रश्न थे उनका उत्तर हमें सीधा सीधा गद्यांश में मिल गया। अक्सर सीधे उत्तर गद्यांश में लिखे होते हैं, हमें उन्हीं को लिखना होता है, आगे पीछे का अनावश्यक उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे हमने पहले प्रश्न का उत्तर अपनी तरफ से थोड़ा बना करके लिखा क्योंकि वो सीधा नहीं लिखा हुआ, उसमें संकेत ज़रूर दिया गया है। इस तरह से आपको भी प्रश्नों को बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़कर फिर उसका उत्तर लिखना है। गद्यांश बहुत ध्यान से पढ़िए, प्रश्न पढ़कर उसे समझिए और उसका उत्तर ठीक से ढूंढिए। धन्यवाद बेटा।